नमस्कार। कहीं आस्था में पैसों के गोलमाल का आरोप है, कहीं सत्ता की दौड़ में आगे जाने के लिए रिश्तों का झोल है, कहीं सितारा बन चुके एक सितारे की याद है तो कहीं इंसाफ की फरियाद है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। सैकड़ों सालों तक विवाद चला, सैकड़ों सालों तक तनाव का माहौल रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी वहां एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी उस मंदिर की राह में रोड़े कम नहीं है। उस काम को, मंदिर बनाने के काम को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन उसके ट्रस्ट पर भूमि घोटाले का अब साया मंडराने लगा है। तो उन सभी अहम खबरों की पड़ताल के साथ हम हाजिर हैं इंडिया चाहता है लेकर। सबसे ज्यादा 43% इंडिया ये जानना चाहता है कि राम के नाम पर जमीन घोटाले की असली कहानी क्या है। वहीं 23% इंडिया ये जानना चाहता है कि एक साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझती क्यों नहीं है। जबकि 14% लोग ये जानना चाहते हैं कि एलजेपी में चिराग तले बगावत के पीछे क्या नीतीश कुमार का बदला है। तो सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी अयोध्या में भूमि घोटाले के विवाद को लेकर है। अयोध्या में तमाम कानूनी रुकावटों से दूर होने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आप पीछे उसका एक एनिमेटेड मॉडल देख रहे हैं जो हमारी ग्राफिक्स टीम ने तैयार किया है। ऐसा ही लगेगा राम मंदिर बनने के बाद। लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर नया विवाद अब खड़ा हो गया है। इस बार विवाद मंदिर के लिए जमीन की खरीद को लेकर है और सवालों के घेरे में खुद राम मंदिर बनाने वाला यानी राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र आ चुका है। क्या वो जमीन के नाम पर घोटाला कर रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है जो अपना पेट काट के राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने चंदा दिया था। पांच मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की। राम मंदिर के साथ जुड़ा नया विवाद। क्या हो रही है राम भक्तों के पैसों की बंदरबांट? समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने घोटाले का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज इस जमीन से जुड़े हर पहलू को अब आपके सामने रखने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह कहानी आखिर है क्या। 3 महीने पहले राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ट्रस्ट के नाम ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के दौरान 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस भी कर दिए गए। बाकी बचा 1.5 करोड़ रुपए अभी देना बाकी है। इस खरीद फरोख्त में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह के तौर पर शामिल थे। यहाँ तक तो ये मामला साधारण खरीद फरोख्त का नजर आता है, लेकिन असली पेच इसके पहले है। आरोप है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ये जमीन 18 मार्च को 7:10 पर खरीदी, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन से खरीदा 18 मार्च शाम 7:25 पर, यानी सिर्फ 15 मिनट में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा हो गई। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। जमीन की खरीद पर सवाल उठे तो ट्रस्ट की तरफ से सफाई भी आ गई। ट्रस्ट के मुताबिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने जमीन खरीदी थी, उसका एग्रीमेंट 2011 में ही हो गया था और तब से लेकर आज तक जमीन की कीमत में बहुत उछाल आ चुका है।
इस समय चूंकि भगवान राम का मंदिर बनने लगा, ज़मीन के रेट यहाँ आसमान, वहाँ आसपास पता कर लीजिए सर्किल रेट, वो मार्केट रेट क्या है, और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है वो। अब सवाल यह है कि जब 2011 में एग्रीमेंट हुआ तो फिर 2021 तक जमीन ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? एबीपी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो एक और कहानी बाहर आई। अयोध्या में जिस जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस जमीन को लेकर एक नया दावा आया है। ये नया दावा आया है वहीद अहमद नाम के एक शख्स की तरफ से, जो कह रहे हैं कि उनके पुरखों ने इस ज़मीन को वक्फ का संपत्ति बनाई थी ताकि समाज का इससे फ़ायदा हो। मैं उसी ज़मीन पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि ये एक अमरूद की बगिया है और लगभग 9 एकड़ के आसपास की ये ज़मीन मड़ी पर्वत इलाके में पड़ती है। वहीद अहमद दावा करते हैं कि ये ज़मीन 1924 में उनके पुरखों की तरफ से वक्फ की गई थी और उसमें बायलॉज में ये लिखा था कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य इस जमीन का अध्यक्ष होगा। 1986 में महमूद आलम इस जमीन के मुतवल्ली यानी अध्यक्ष बने। 1994 में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद महमूद आलम के 4 बेटों ने इस जमीन को अपने नाम करा लिया और ये उनकी निजी संपत्ति हो गई। परिवार के ही मुतवल्ली रहे एक शख्स ने 1994 में जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटों ने इस ज़मीन को अपने नाम पर कर लिया और इस ज़मीन को बेचने लगे। इसकी आपत्ति हुई, ज़िला कोर्ट में मामला गया और तमाम अलग अलग जगहों पर सुनवाई होती रही, लेकिन साल 2011 में एक अग्रीमेंट होता है जिसमें हरीश पाठक, कुसुम पाठक और साथ ही सुल्तान अंसारी, इन सब लोगों के साथ एक अग्रीमेंट हो जाता है। उसी अग्रीमेंट के आधार पर साल 2017 में कोर्ट में मामला होने के बावजूद इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। महमूद आलम के बेटों से ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने खरीदी और 2011 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के साथ एग्रीमेंट किया। 2017 में इस जमीन की रजिस्ट्री हुई, लेकिन मामला कोर्ट में था, लिहाजा खारिज दाखिल नहीं हुआ। बिना खारिज दाखिल के जमीन ट्रांसफर्ड नहीं मानी जाती। जो कि 2017 में इन्होंने बैनामा किया था और 2021 तक इनकी दाखिल खारिज नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि ये ज़मीन वफ़ की थी और वफ़ अल औलाद हाजी फ़कीर मोहम्मद ने जो वफ़ किया था ये वही प्रॉपर्टी है, इसीलिए इनकी दाखिल खारिज 2021 तक मार्च तक नहीं हो पाई थी। वहीद अहमद का आरोप है कि 2021 में जमीन का खारिज दाखिल रवि मोहन और सुल्तान के नाम इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जानी थी, जबकि वक्फ की जमीन को किसी भी हालत में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरअसल 2020 में इस मामले पर जो भी विवाद चल रहे थे उसका फैसला आ गया कि विवाद खत्म किया जाता है। हालांकि अहमद इससे इनकार कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कुसुम पाठक ने ये जमीन आलम परिवार से कितने में खरीदी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पेच इसकी खरीद फरोख्त को लेकर है। वहीद अहमद कोर्ट में अब इसे लेकर दावा करने जा रहे हैं कि जो जमीन बेची ही नहीं जा सकती वो कैसे बार बार बेची खरीदी गई। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की खरीदी हुई इस जमीन पर अब नया कानूनी विवाद भी खड़ा हो सकता है। भगवान राम का मंदिर बनने का पहले रास्ता साफ नहीं हो रहा था, अब रास्ता साफ हो गया तो मंदिर के नाम पर जिस तरीके से अब इल्जाम लग रहे हैं वो वाकई में चिंता का विषय है कि क्या वाकई में मंदिर बनाने वाले लोग वो ट्रस्ट, क्या सवाल उस पर पूछे जाने चाहिए। क्या वाकई में जमीन को लेकर घोटाला हो रहा है? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जाकर भूमि पूजन किया था। आपको याद होगा, ये तस्वीरें आप उसी वक्त 5 अगस्त की देख पा रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे और भूमि पूजन किया गया। अब सवाल मंदिर परिसर से सटी जमीन की खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर है। इस पर हो रही राजनीति को समझने के लिए आप पहले राम मंदिर की भूमि कथा को आपको समझना होगा और वो कथा कुछ इस प्रकार से है। 1993 में सरकार ने विवादित स्थल सहित आसपास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था मंदिर बनाने के मकसद से। 5 फरवरी 2020 को सरकार ने जमीन को राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को देने का ऐलान किया, जो अब राम मंदिर का निर्माण करवा रहा है। मुख्य मंदिर का निर्माण 2.77 एकड़ जमीन में हो रहा है, जबकि 65 एकड़ में राम मंदिर परिसर का विस्तार होने का कार्यक्रम है। लेकिन जिस मंदिर पर समूची दुनिया की नजर है, जिस मंदिर के इतिहास पर 500 साल तक ग्रहण लगा रहा, उस मंदिर को भव्यता देने के लिए आसपास की और जमीन खरीदी जा रही है। लेकिन अब आरोप लगने लगा है कि जमीन की खरीद में घोटाला हो रहा है।
वैसे आज जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लग रहा है, तो पहले कभी राम मंदिर के पैसे को लेकर, उसके चंदे को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। आपको याद दिलाएं, 2019 के नवंबर में ट्रस्ट में शामिल होने के लिए संतों ने विश्व हिंदू परिषद पर चंदे को लेकर आरोप लगाए थे। दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जमा पैसों का हिसाब मांगा था। इसी साल फरवरी में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वो विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे, जबकि उसी महीने में कर्नाटक के एक और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राम के नाम पर धन की लूट मची है। अभी पुराने सवालों और आरोपों से ही पीछा नहीं छूट रहा था कि अब जमीन की खरीद को लेकर आरोप लग गया कि राम के नाम पर 9 गुना दाम पर जमीन क्यों खरीदी गई। ये सवाल अब अयोध्या के साधु संतों से लेकर राजनीति के गलियारों तक में उठ रहे हैं। जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और अधर्म की सजा अवश्य है। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। पवन पांडे और संजय सिंह के संगीन आरोपों के घेरे में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। विवाद बढ़ा तो आरोपों के घेरे के केंद्र में रहे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और सारे आरोपों को एक झटके में खारिज कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। विवाद राम मंदिर से जुड़ा हो और इस विवाद में सियासत का घी न पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जमीन खरीद फरोख्त को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठे। सवाल समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने उठाए तो बीजेपी ने उन्हें इतिहास का ज्ञान दे दिया। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने। लेकिन ये विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट आरोपों के घेरे में आया तो कांग्रेस ने उसके बहाने बीजेपी से लेकर आरएसएस पर भी निशाना साध दिया और राम भक्तों से अपना प्रेम भी बता दिया। भक्तों की आस्था के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के अनुरूप और भगवान श्री राम के चरित्र के अनुरूप जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और अधर्म की सजा अवश्य है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। अगले साल यूपी में चुनाव है और राम मंदिर में घोटाले का मुद्दा ऐसा है मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने भी आरोपों के तीर बीजेपी पर चला दिए। तो मैं मोहनराव भागवत जी से, आरएसएस चीफ से भी आह्वान करूंगा, आप जनता को बताइए, या योगी जी से कहूंगा आप जनता को बताइए मामला सामने आया है उसमें तथ्य है या नहीं। सवाल आस्था का है और आस्था पर सियासी रोटियां सेकने की कहानी देश में बहुत पुरानी है। सियासत का यही काम है, लेकिन इस विवाद पर जांच की मांग तो संत समाज भी कर रहा है, क्योंकि ये मामला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से जुड़ा है। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है, तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
जिस भव्य राम मंदिर के लिए पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया, राम में आस्था रखने वाले हर शख्स ने दिल खोलकर मंदिर के लिए दान किया। अगर उस मंदिर के लिए ली गई जमीन में कोई गोलमाल है तो ये सिर्फ उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा नहीं है जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, बल्कि भगवान के साथ भी है, क्योंकि श्री राम का ये मंदिर प्रतीक बनने वाला है मर्यादा का। आपको बताएं, दर्जनों लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया, सैकड़ों लोगों ने 50 लाख से ऊपर का चंदा दिया और हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाख रुपए के ऊपर का चंदा दिया है। और अब इसी चंदे को लेकर, इसी जो ट्रस्ट के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ट्रस्ट मंदिर के नाम पर पैसे का गबन कर रहा है। जिस रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी, उसमें कई पेच हैं। इस मामले में सुल्तान अंसारी ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुल्तान अंसारी से मेरे सहयोगी ने पूछा कि क्या उनके पार्टनर रवि मोहन तिवारी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हैं, इस पर सुल्तान अंसारी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। 9 लोगों के नाम पर ये आप बता रहे हैं कि एग्रीमेंट शुरू से 2011 से होता आया है। उन 9 लोगों में हरिमोहन तिवारी का नाम शामिल था? नहीं, उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन हम लोगों की चूंकि पैसा लगाने में, ये सब लगाने में आपसी सहमति से ये हुआ कि भाई किसी के नाम करा दिया जाए, तो हमारे और रवि मोहन के नाम से वो बैनामा कराया गया। अच्छा जी। हरिमोहन सबसे लास्ट एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं, हरिमोहन तिवारी? हाँ, बैनाम, हाँ, एग्रीमेंट में शामिल। लास्ट एग्रीमेंट जो 2019 में हुआ? नहीं, एग्रीमेंट में बैनामे में शामिल हुए हैं। जी। एग्रीमेंट में वो कहीं नहीं थे? नहीं, एग्रीमेंट में नहीं थे जी। अच्छा, ये चर्चा भी है कि मेयर साहब के रिलेटिव हैं हरिमोहन तिवारी? नहीं, कहीं दूर के होंगे, ऐसा तो हमको तो नहीं लगता है। और किसी का रिलेटिव होना इस बात को ये नहीं है कि हाँ कोई किसी का रिलेटिव कुछ खरीद नहीं सकता है, ऐसा। कुछ पार्टी के लोगों का आरोप है कि रवि मोहन तिवारी जो है वो जानबूझकर इस एग्रीमेंट में बाद में शरीक हुए, बनावे में फेवर दिया गया उनको कि ये प्लॉट पहले वो अपने नाम रजिस्टर्ड करा लें, उसके बाद इसको ट्रस्ट को सेल किया जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ऐसा साक्ष्य हो तो वो प्रस्तुत करे। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे, ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ है आपकी ज़मीन को लेकर के कि कुछ मिनटों में बहुत कीमत इसकी बढ़ गई, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? हम लोग सुबह से आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, सन 2011 में ये ज़मीन हम लोगों ने लिया है, तो कुछ मिनटों का तो सवाल ही नहीं है। 11 साल हो गए, 2011 से 2021 का जो अंतराल है, तो आज 11 साल हो गए हैं। और 11 साल पहले जो ज़मीन खरीदी गई है, आज उसको हमने अगर 18.5 करोड़ रुपये में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया। जबकि अगर आज के जो सरकारी अधिग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो उस ज़मीन का मूल्य 24.5 करोड़ रुपया होगा। चूँकि ये राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला था, भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला था, आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। चूँकि हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम लोग भी काफ़ी दिनों में साधु संत के बीच में रहे हैं, तो हम लोगों ने आस्था को देखते हुए हम लोगों ने अपनी ज़मीन का सौदा कम में किया। इनकी बातों को सुनकर तो लग रहा है कि मामला भी शांत नहीं होगा और आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव भी हैं, मामले को विपक्ष भी गरमा कर रखना चाहेगा। और आइए अब रुख करते हैं एक और विवाद की ओर, और वो विवाद फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। आज सुशांत की मौत 1 साल हो चुके हैं। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड बढ़ गया है, महाराष्ट्र बनाम बिहार में राजनीति बढ़ गई है, जांच के नाम पर जांच एजेंसियां बढ़ गई हैं, लेकिन निकला सुई बटे सन्नाटा, यानी कुछ नहीं, सिफर। 14 जून को आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत की 1 साल पहले मौत हुई थी। उनका शव उनके बेडरूम में पंखे से लटका हुआ मिला। सबसे पहले वो खुदकुशी का मामला लगा, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने और फिर बॉलीवुड के एक बहुत बड़े धड़े ने इसको हत्या करार दिया। इसमें सुशांत के परिवार वालों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर धोखा देने का और हत्या का आरोप लगाया। जब जांच शुरू हुई तो सीबीआई से लेकर ईडी तक बात पहुंची तो ड्रग्स पर नए नए खुलासे होने लगे, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। आज सुशांत को उनकी पहली बरसी पर उनकी 2 खास दोस्तों ने बड़ी शिद्दत के साथ याद किया है। जहां अंकिता लोखंडे ने उनके वीडियो साझा किए हैं, वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने, जो कि जेल तक गई, एक बेहद इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए।
एक भी पल अब तक ऐसा नहीं बीता है जब मुझे लगा हो कि तुम यहाँ नहीं हो। वे कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तुम ही तो मेरे वक्त और सब कुछ थे। मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरे गार्जियन एंजल हो और मुझे चांद से अपने टेलीस्कोप से देख रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओ और मुझे ले जाओ। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पास हो। रिया चक्रवर्ती से सुशांत का मोहब्बत भरा अफसाना न जाने कैसे शुरू हुआ, जो अचानक एक दिन दोनों साथ साथ रहने लगे। तुम्हारा ना होना मुझे हर दिन तोड़ता है। भावनाओं का बांध हर रोज मेरे अंदर उमड़ता है। जब मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो, ये लिखते हुए मेरे दिल में कसक उठती थी। जबकि उनकी मोहब्बत की शुरुआत अंकिता लोखंडे के साथ हुई थी। आज अंकिता ने भी सुशांत को बड़ी शिद्दत से याद किया। कुछ ऐसी तस्वीरें जो जिंदगी को कभी मरने नहीं देती। वीडियो शेयर करते हुए अंकिता ने लिखा, ये हमारी जर्नी थी, फिर मिलेंगे चलते चलते। इस टेक्स्ट के साथ ही अंकिता ने एक इमोजी भी शेयर किया। साथ ही 10 साल पहले की दिवाली के समय का एक वीडियो भी डाला, जिसमें अंकिता और सुशांत दोनों बस इन्हीं यादों के साथ छोड़ गए। आपको हमेशा प्यार और याद किया जाएगा। दिवाली 2011। जिंदगी के रोमांस को मौत के मुकाम तक पहुंचना तो होता है, लेकिन जिस तरह सुशांत गए वो जाना कोई जाना नहीं होता। इसीलिए उनकी यादें उनके दोस्तों के दिल में एक टीस जगा रही है। एक बड़े नेता रामविलास पासवान थे, जिन्हें लालू यादव ने कभी मौसम वैज्ञानिक कहा था। सत्ता की हवा कहीं की भी हो वो भांप लेते थे। इसीलिए वीपी सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक कमोबेश सभी सरकारों में वो खुद मंत्री बनते रहे, उनके साथ के लोग मंत्री बनते रहे। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान सियासी हवा का रुख अपने घर में ही नहीं भांप पाए। दरअसल चिराग की जिंदगी हिट से ज्यादा फ्लॉप की कहानी ज्यादा दिखाई देती है। 2011 में चिराग पासवान ने हीरो के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया, लेकिन पहली फिल्म उनकी फ्लॉप रही और उसी के साथ फिल्मी करियर उनका ठप पड़ गया। 2014 में पिता रामविलास पासवान के साथ राजनीति में आए तो पहली बार में ही सांसद बन गए और ये कहा जा सकता है कि उनकी ये कोशिश हिट रही। साल 2019 में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध होता रहा, जिसमें उनका प्रदर्शन औसत रहा, बीच का। पिछले साल पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान की असली परीक्षा का साल था। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर वो नीतीश के खिलाफ लड़े, लेकिन उनकी वो रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप रही। पार्टी बिहार में साफ हो गई और अब साल 2021 में पार्टी में हुई बगावत को संभालने में चिराग पासवान एक बार फिर फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। जिस पार्टी को चिराग पासवान के पिता ने बनाया, उसी पार्टी में चिराग आज बेगाने हो गए हैं। चाचा के साथ 4 और सांसदों ने साफ कर दिया कि चिराग अब उनके नेता नहीं हैं। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। ओरिजिनल पार्टी लोग की पार्टी है, तो लोग इसकी पार्टी रहेगी, तो चिराग पासवान जी आगे रहे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। उस वक्त दिन के 11:15 बज रहे थे, लेकिन एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चेहरे पर पूरे 12 बज रहे थे। कल तक पार्टी जिसके नाम पर थी, वो चिराग आज अपने चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर अपनी गाड़ी में 20 मिनट बैठे रहे, लेकिन चाचा के घर का दरवाजा नहीं खुला। मीडिया में जब खबर चलने लगी, तब जाकर पारस के घर का गेट खुला और चिराग अंदर गए। जिस वक्त चिराग पासवान पारस के घर मनाने पहुंचे, उस वक्त वो घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटे तक चाचा के घर में रहने के बाद चिराग वापस लौट गए, लेकिन चाचा, पारस और बाकी 4 सांसद वापस चिराग की अगुवाई को स्वीकार करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी की, उसको चिराग पासवान जी आगे रहे। चिराग को पता नहीं चला कि उनकी नाक के ठीक नीचे विरोध का कितना घना अंधेरा है। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग से खार खाए बैठे थे। उस पर से चिराग के परिवार में ही बगावत की भड़की चिंगारी ने उनको मौका दे दिया। चिराग से उनके चाचा पशुपति पारस की नाराजगी विधानसभा चुनाव के समय से ही थी। पारस और एलजेपी के दूसरे सांसद चाहते थे कि एनडीए का हिस्सा होकर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनकी सलाह को चिराग ने सिरे से खारिज कर दिया और अकेले चुनाव लड़ा। चुनाव में नीतीश तो सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बिहार विधानसभा में एलजेपी का चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। बताया जाता है कि चाचा पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज चिराग की कार्यशैली से खुश नहीं थे। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि चिराग ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया था। जब रामविलास पासवान ने चिराग को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, उस वक्त भी पशुपति पारस नाराज थे। नाराजगी में ही चिराग के अध्यक्ष बनने के समारोह में वो बस 5 मिनट ही रुके थे। और आज नाराजगी का नतीजा निकला कि 6 सांसदों में 5 सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा सिंह, महबूब अली कैसर और चंदन सिंह लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये दावा कर चुके हैं कि असली एलजेपी वही है। नेतृत्व बदला है, सिर्फ घर में भतीजा थे तो चाचा हो गए। क्यों? घर के चीज घर में रह गए। भतीजा में तो नहीं आके बन गए हैं। भतीजा में कमी क्या थी? तोड़ के हम लोग किसी में मर्जी तो नहीं कर गए हैं। पार्टी ने विरोध और विद्रोह की भनक चिराग को लगी नहीं, या फिर चिराग ने सोचा होगा कि पार्टी तो उनकी मुट्ठी में है। लेकिन नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। उनकी पार्टी के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एलजेपी की नाराजगी का फायदा उठाया और कर दिया ऑपरेशन एलजेपी। विपक्ष कह रहा है कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड तो नीतीश कुमार है। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। खबर आ रही है कि पशुपति पारस जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में पिछले 6 महीने से थे। आज भी सांसद वीणा सिंह के घर पर 5 सांसदों की बैठक में जेडीयू वाले ललन सिंह मौजूद थे। बस हम लोग जितने 5 एमपी थे, 5 एमपी थे। ललन जी की मौजूदगी भी रही। वो आए थे शुभकामना देने के लिए पारस जी को। 15-20 मिनट, आधा घंटा रहे, चले गए। सर वीणा देवी जी की मीटिंग में आप लोग घर पे आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे सर एलजेपी में जो फूट पड़ी है? कमाल की बात यह है कि वो चिराग अपनी पार्टी में आते पतझड़ को भांप ही नहीं पाए, जिनके पिता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। रामविलास भाई के मत पूछो, अद्भुत चीज है। ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। अब देखते रहिए कि चिराग के लिए पार्टी में क्या जगह बचती है। दरअसल सियासत में जब परिवार का झगड़ा बाहर आता है तो ऐसा ही होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब परिवार के झगड़े में कोई राजनीतिक पार्टी 2 भागों में बंटती नजर आ रही है। इतिहास आपको याद दिलाते हैं। चिराग देखते रह गए और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ ले उड़े। 2019 में महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पाला बदलकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, लेकिन चाचा ने भतीजे की चाल को बाद में फेल कर दिया था। पावर का झगड़ा हरियाणा के चौटाला परिवार में भी तब नजर आया जब 2019 में दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी पार्टी बना ली और अपने चाचा को ही अपने से अलग कर दिया। 2006 में अपने चाचा बाल ठाकरे से अलग होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, लेकिन कुछ नहीं कर पाए महाराष्ट्र की राजनीति में। और यूपी में मुलायम परिवार में 2016 में पावर टसल शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी 2017 विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गई थी।
चाचा और भतीजे में अक्सर बनती नहीं दिखी है। ये हमने देखा है भारतीय राजनीति में। राजनीति भावनाओं से ज्यादा सत्ता की संभावनाओं से चलती है, इसीलिए इसमें कौन शह देने वाला है, कब मात दे दे, कोई नहीं जानता। चिराग ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश का खेल बिगाड़ना चाहा था, काफी हद तक बिगाड़ भी दिया था। तो अब यही माना जा रहा है कि नीतीश ने आज चिराग से अपना बदला पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है, सैचुरेशन पर है और युवा विरोधी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की। मेरे खिलाफ बोल करके कोई आगे बढ़े तो हम उसको बधाई देते हैं। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता, संभव ही नहीं है। श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर खूब घमासान मचा। चिराग पासवान एनडीए में तो रहे, लेकिन चुनाव हर उस सीट पर लड़ गए जिस सीट पर जेडीयू लड़ रही थी। साथ ही नीतीश के खिलाफ जो जहर उगला सो अलग से। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही रामविलास पासवान की मौत हो गई, जिसके बाद पार्टी का नेतृत्व उनके चिराग के पास आ गया। चिराग ने तब जेडीयू के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जो उनके चाचा पशुपति पारस को भी रास नहीं आया। हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष है। चुनावी शोर थमा तो नीतीश के खेमे में जीत के बावजूद सन्नाटा पसर गया। नीतीश की पार्टी को 43 सीटें मिली तो बीजेपी को 74 सीटें। नीतीश के जेडीयू को 15.43% वोट मिले तो बीजेपी को 20.3% वोट। नीतीश को सीट का धक्का लगा था, लेकिन उनके जैसा धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी जानता है कि सीटों का हेरफेर चल जाएगा, लेकिन वोट में गिरावट जनाधार पर धक्का है। राजनीति में नए नए जलने वाले चिराग को क्या पता था कि उसका पाला राजनीति की किस मशाल से पड़ा है। नीतीश ने सबसे पहले चिराग की पार्टी के इकलौते विधायक को अपने में मिला लिया। इससे उनकी पार्टी को बहुत फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन बिहार विधानसभा में एलजेपी का चिराग बुझ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर, बिहार में इतना विकास हम कर दिए हैं, इतना विकास हम कर दिए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में हम नली गली बना दे। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी, नहीं बनी, सच्ची में नहीं बनी। हारी हुई बाजी को जीतने में नीतीश का कोई जवाब नहीं। जिस वक्त लालू का डंका पूरे बिहार में बजता था, उस वक्त समाजवादी नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाया। नतीजा ये हुआ कि 1996 से बिहार में लालू की ताकत कमजोर होती गई और आखिरकार 2005 में बीजेपी के समर्थन से नीतीश के हाथ में जो बिहार आया, उसकी लगाम आज तक उनके हाथों में है। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए से अलग होकर लालू से हाथ मिलाया तो भी गठबंधन के नेता वही रहे, और उस महागठबंधन को छोड़कर फिर एनडीए में आए तो भी नेता पद नीतीश के नाम पर ही आरक्षित रहा। कभी भी खुद चुनाव नहीं लड़ने वाले नीतीश पाला बदलने में माहिर हैं, लेकिन उस पर आदर्शों का मुल्लम्मा भी चढ़ा देते हैं। ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। इस वक्त एलजेपी का घमासान यही बताता है कि कंधा भले ही एलजेपी के 5 सांसदों का हो, बंदूक चिराग के चाचा पारस की हो, लेकिन निशाना लगाने वाला कोई और है। चिराग पासवान की रणनीति ही उनकी मुश्किलों का सबब बनी हुई है। कुछ ऐसी ही मुश्किलें कांग्रेस भी पिछले कुछ सालों से झेल रही है, लेकिन अब कांग्रेस वापसी करने के लिए जद्दोजहद में लगी है। कोरोना काल के बाद अब कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि सरकार के खिलाफ माहौल है और उसको बुनाया जा सकता है, और इसीलिए अब कांग्रेस ने शुरू किया है ऑपरेशन 3 करोड़। देखिए मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। अंदर की कलह, घटता जनाधार और सामने खड़ी बड़ी चुनौती।
अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस को मिला है कोरोना का मुद्दा, वो मुद्दा जो सीधे जनता के दर्द से जुड़ा है। अब इसी को हथियार बनाकर कांग्रेस मोदी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। इसे और धार देने के लिए पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संपर्क और सर्वे अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। इसके जरिए 12 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क करने की रणनीति है। घर घर जाकर कोरोना संक्रमण और मौत का आंकड़ा जुटाया जाएगा। देश के सभी 736 जिलों में यह अभियान एक साथ चलाया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कोरोना इस महामारी में काम किया है, वो भी जनता को बताएगी और जनता से पूछेगी कि उनको किस तरीके की समस्या आई है। कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कोरोना के ऊपर सही डाटा देश के सामने लाएगी। जय हिंद। सर्वे के जरिए कांग्रेस संक्रमितों और मरने वालों का आंकड़ा तो जुटाएगी ही, साथ ही लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां गई इसका पता भी लगाएगी। कांग्रेस की योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग वर्गों पर फोकस करने की है। सर्वे का मकसद कोरोना पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का है, लेकिन इसका सियासी मकसद भी है। दरअसल राहुल गांधी कोरोना के आंकड़ों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है। अब इस सर्वे के डेटा का इस्तेमाल बीजेपी को घेरने के लिए किया जाएगा, लेकिन बीजेपी को लगता है कि क्या कांग्रेस और क्या कांग्रेस का ऑपरेशन 3 करोड़ इसका 20% है, 6% नहीं लिया जा रहा है। कि आज के लिए भी हमारे पास 6 बॉडी है सर, और मैंने 2-3 बॉडी को कल का टाइम दिया सर। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह सिस्टम पस्त दिखा, उसे लेकर उपजी नाराजगी का सियासी फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। कोरोना पीड़ितों के साथ खड़ा होकर कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है, बल्कि पीड़ित परिवारों के दर्द पर मदद का मरहम रखकर अपने पक्ष में हवा भी बनाना चाहती है। हम सब जानते हैं और समझते हैं कि कोरोना का कहर देश ने भुगता है। आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप अपना बचाव खुद करते रहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगाइए, खुद भी पहनिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। एबीपी न्यूज़ आपके लिए #MaskUpIndia नाम से मुहिम चला रहा है। आप मास्क वाली सेल्फी हमको भेजिए और ऐसे ही हमारी मुहिम का हिस्सा बना रखिए। देखिए, आप तमाम लोग इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी तस्वीरें हम इसीलिए देशवासियों को दिखाते हैं कि आपको देखकर दूसरे भी प्रेरित हों कि अब जब अनलॉक का वक्त हुआ है तो मास्क पहनना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहला बचाव ये मास्क ही है जो आपको कोरोना की महामारी से बचा सकता है। और मास्क के बाद वैक्सीन भी आपको ज़रूर लगवानी है इस बीमारी से बचने के लिए। और अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या शराब माफिया बेकाबू होने लगे हैं? पुलिस की माने तो प्रतापगढ़ में हमारे संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत सड़क हादसे में हुई, जबकि हादसे से पहले सुलभ श्रीवास्तव ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर अपने जान की खतरे का अंदेशा भी जताया था। यूपी पुलिस ने मामला अब दर्ज कर लिया है। पहले इसको वो हादसा बता रहे थे, लेकिन लगातार एबीपी न्यूज़ ने सवाल पूछे। अब ये भी सवाल बड़ा रह गया है कि सुलभ की मौत की जो जांच होगी, क्या वो वाकई में निष्पक्षता के साथ हो पाएगी? क्योंकि सुलभ के 2 छोटे मासूम बच्चे हैं और उनका ध्यान करना, उनका ख्याल रखना भी इसी समाज का और हमारा कर्तव्य है। परिवार को न्याय दो। हादसा या हत्या, क्या एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव को सच दिखाने की सजा मिली? ये सवाल उनका परिवार भी पूछ रहा है और एबीपी न्यूज़ भी। सच्चाई के कारण मेरा पति मरा है। अगर ये पैसा नहीं देता तो इसको कोई न मारता। सच्चाई के कारण मेरा पति
रविवार शाम पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव एक घटना को कवर करने गए थे। पुलिस के मुताबिक प्रतापगढ़ से 7 किलोमीटर दूर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस जिसे हादसा मान रही है, उसमें साजिश की बू तब आने लगी जब सुलभ श्रीवास्तव की ये चिट्ठी सामने आई। 12 जून को पुलिस को लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया था। सुलभ को ये खतरा था शराब माफिया से। दरअसल 9 जून को सुलभ ने एक रिपोर्ट की थी जिस पर शराब माफिया उनसे नाराज था। ये हादसा इसलिए नहीं है क्योंकि 3 दिन से उनको मेंटली टॉर्चर था, वो परेशान थे अंदर से और बहुत बार बेचैन होकर जब बैठते थे तो हम पूछते थे क्या हुआ, तो कहे कि हम मतलब कोई शायद वो खबर चलाए थे, नहीं पता कैसी खबर थी क्या थी, लेकिन कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो डिस्टर्ब थे मेंटली। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। पहले सुलभ की चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं की, उसके बाद मौत को बिना जांच हादसा बता दिया। जब एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो हत्या का केस दर्ज कर लिया। ये जो हादसा हुआ इसकी एफआईआर जो इनकी पत्नी ने दी है उसमें कुछ अंदेशा जाहिर किया है कि हत्या की जा सकती है, क्योंकि ये 3 दिन से दुखी थे, तो उसको रिकॉर्ड किया गया, एफआईआर लिख गई है और उसमें आगे सभी कार्रवाई जो जांच है वो की जा रही है। मामला यूपी का है, लिहाजा पत्रकार की मौत पर सियासत भी गर्म हो गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करें। उत्तर प्रदेश सरकार चुप, पत्रकार सच्चाई उजागर करें, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करें। सरकार सोई है क्या? जंगल राज को पालने पोसने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब है? लेकिन जैसा होता है इस मामले में भी होने लगा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो सरकार कह रही है कि इंसाफ होगा। अब ये एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट कराया गया, परिस्थितियां ऐसा पैदा की गई, इनकी जांच होनी चाहिए जिससे पत्रकारों के अंदर कोई डर भय न समा सके और जिस माफिया के खिलाफ वो लड़ रहे थे वो लड़ाई अधूरी न रह जाए। जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम देने का काम किया है उनको इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि पत्रकार समाज के एक तरह सजग पहरेदार है। सुरक्षा मांगने से पहले उन्होंने संकेत दिया है, अगर वह सब है तो उसके सभी तथ्यों की जांच करके जो दोषी होंगे कठोर कर। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, यूपी में एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत से स्तब्ध हूँ। लोकतंत्र और आजादी हमारे चरित्र हैं, लेकिन ये देखकर दुखी हूँ जो सच को सामने लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें बचा नहीं पा रहे। सुलभ की मौत हत्या थी या हादसा, इसका सच सामने आना जरूरी है ताकि उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। उनके 2 छोटे बच्चों का भरोसा इस सिस्टम पर बना रहे। एबीपी न्यूज परिवार की तरफ से भी सुलभ को श्रद्धांजलि। हम चाहते हैं जल्द से जल्द साफ हो कि सुलभ की मौत कैसे हुई, हादसा था या वाकई में हत्या की गई है, और जिन्होंने अगर हत्या की है तो उन पर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। ममता चोरडिया ने लिखा है, न वो कभी दूर गया न वो कभी पास आया, एहसासों का रिश्ता हमारी जिंदगी को नाराज आया। किसी अपने की मौजूदगी, उसकी अहमियत आपको जब तक समझ नहीं आती जब तक वो पास है। वो कोई चीज़ हो या फिर जीता जागता इंसान, लेकिन एक सच ये भी है कि जिसके आप पास होते हैं उसके जाने का एहसास ही डर आता है। आज सुशांत सिंह राजपूत को गए 1 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के पास ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।